सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। जिसके ऊपर मुझे बातचीत करनी थी, ये अग्निवीर से जुड़ा हुआ मुद्दा है सर। अगले साल पहला बैच जो है आउट हो जाएगा और तमाम जो अग्निवीर हैं उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। मैं आज एक अलग तस्वीर आपके सामने रखना चाहूंगा सर। रशिया अपनी आर्मी को इंक्रीज कर रहा है। रशिया अब चाह रहा है कि कम से कम 12 से 13 लाख की आर्मी वो रखे। और जो शॉर्ट 7-8 साल के जो सोल्जर रख रहे थे, उसमें भी चाइना और रशिया ने एक बदलाव किया है। वो अब उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इस चीज का एहसास हो गया है कि ये जो शॉर्ट टर्म के सोल्जर्स हैं, अग्निवीर टाइप के या चॉकलेट टाइप के, इनसे आने वाले वक्त में वॉर नहीं जीती जा सकती है। रशिया चेंज कर रहा है, आर्मी को इंक्रीज कर रहा है, इंडिया अपनी आर्मी को डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो साफ दिखाई पड़ रहा है कि आर्मी कम हो रही है। तो किस प्रकार से ये जो अग्निवीर स्कीम है, इसे आप आज एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल अग्निवीरों ने बाहर आना है। पड़ोसी दुश्मन चेंज कर रहे हैं, आर्मी को बढ़ा रहे हैं, अग्निवीर स्कीम जैसी स्कीम को खत्म करके वो चेंज कर रहे हैं। लेकिन भारत जो पड़ोसी मुल्क कर चुके हैं, हम वो करने जा रहे हैं सर। राजेश देखो, जहां तक अग्निवीर की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसे कौन देश हैं जो कि फौजी को दाखिल करते हैं सिर्फ 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए। जी। वो सिर्फ ऐसे मुल्क होते हैं जहां पॉपुलेशन कम है, इतनी कम है पॉपुलेशन कि सभी लोग सिविल में ही अच्छी जगह खप जाते हैं और उसके बाद कोई फौज नहीं ज्वाइन करना चाहता। ताइवान हो गया, इजराइल हो गया। इन देशों को, इतने छोटे छोटे देश हैं, इनकी आबादी इतनी कम है कि वो बच्चे बड़े होते हैं, अच्छी अच्छे कंपनियों में लग जाते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। कोई भी बच्चा ताइवान में या इजराइल में फौज नहीं ज्वाइन करना चाहता। क्यों करेगा? तो इन देशों को मजबूरी में ग्राफ्ट सिस्टम करना पड़ता है। यानी ठीक है, सारे बच्चे परमानेंटली नहीं है तो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए ज्वाइन करो, फिर वापस सिविल में चले जाओ। ठीक है, लेकिन ये एक इफेक्टिव तरीका नहीं है फौज बनाने का। अच्छा, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर, जैसे चीन का मैं क्लासिक एग्जांपल दे देता हूं। चीन ने पिछले 50 साल से वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो की। यानी एक मम्मी डैडी के सिर्फ एक बालक होगा, एक मम्मी डैडी के सिर्फ एक बालिका होगी, अगर लड़की है तो सिर्फ एक, बस। तो अब चीन में क्या हो रहा है? चीन में ये हो रहा है कि जब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, 20 साल के हो रहे हैं, तो उनके मम्मी डैडी उनको प्यार से बड़ा करते हैं। एक ही बच्चा है, उनके चीन के जो मम्मी डैडी अपने बच्चे पे अपनी जान न्यौछावर करके उसको हायर एजुकेशन देते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं। और उनके चीन में जो माँ बाप हैं वो चाहते नहीं है कि उनका इकलौता बच्चा, जिसको उन्होंने इतना खर्चा करके इंजीनियर बनाया या उसको कंप्यूटर साइंस पढ़ाया, वो फौज में चला जाए। अच्छा, वो बच्चा भी ऐसे सोचता है। चीन में जो एकमात्र बच्चा माँ बाप का बड़ा होता है, लाड प्यार में बड़ा होता है। उसके माँ बाप ने उसको पढ़ा दिया, उसको बाहर अच्छी नौकरी मिल रही है। हमें पता होना चाहिए कि चीन की जो ट्रेड है, व्यापार है, इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी तरह से आगे जा रही है। तो उनको बेरोजगारी का भी कोई चक्कर नहीं है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो वो चीन की फौज नहीं ज्वाइन करना चाहते। तो चीन भी बच्चों को जबरदस्ती अपनी फौज में दाखिल करवाता है। और जब विरोध होता है, पॉलिट ब्यूरो में बात होती है या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में बात होती है, तो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, बच्चों को 1 साल के लिए चीन की आर्मी ज्वाइन करा दो, बच्चों को 3 साल के लिए पीएलए में ज्वाइन करा दो, पीएलए नेवी या पीएलए एयरफोर्स में ज्वाइन, उसके बाद हम बच्चों को छोड़ देंगे। भाई, भारत के सामने ये प्रॉब्लम नहीं है। हमारी आबादी भी बहुत बड़ी है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी है, हमारे यहाँ लाखों बच्चे फौज ज्वाइन करना चाहते हैं। और मैं बताता हूं राजेश, मैं पत्थर पे लिख के दे रहा हूं कि एक जवान
3 साल की सर्विस के साथ लड़ाई कैसे लड़नी होती है नहीं सीख पाता। बिल्कुल सर। जब तक आप एक जवान को लड़ाई सिखाते हो, उसकी नौकरी 5 से 7 साल तक होनी चाहिए। देखो राजेश, आर्मी जो है दिल्ली पुलिस नहीं है कि दुश्मन, या आर्मी सीआरपीएफ भी नहीं है कि दुश्मन नक्सलवादी है। बेचारे नक्सलवादी छत्तीसगढ़ में किससे लड़ते हैं? पुराने हथियारों से लड़ते हैं। नक्सलवादी बेचारे कच्चे बनियान में लड़ रहे हैं। नक्सलवादियों के पास अम्युनिशन नहीं होता, एक बंदूक होती है तो 30 राउंड लेके लड़ते हैं। नक्सलवादियों के पास पुराने पुराने मशीन गन मिलते हैं, तो एक मशीन गन पे 100 राउंड होते हैं। हमें और आपको मालूम है 100 राउंड एक मशीन गन में 30 सेकंड में खर्च हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात आप देखो, नक्सलाइट से जब सीआरपीएफ लड़ती है, मैं सीआरपीएफ के जवानों को कमजोर नहीं बता रहा हूं, उनकी भी शहादत होती है, मेरा सल्यूट है सीआरपीएफ के बहादुर कांस्टेबल्स को। लेकिन देखो नक्सलाइट में जब लड़ रहे, नक्सलाइट आगे तो महिलाएं होती हैं। अभी जो हमने जी 31 या 33 मार दिया, उनमें से 29 तो लड़कियां और औरतें थी। नक्सलाइट काडर में आप जाओ, वहां पर उनको सपोर्ट करने के लिए, यानी चाहे खाना देना हो, चाहे अम्युनिशन देना हो, या उनको उनके लिए रास्ता खोलना हो, कौन कर रहे हैं? 14 साल 16 साल के बच्चे। तो सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी जब पाकिस्तान से लड़ती है तो भारत सरकार से मेरी दरख्वास्त है, ऐसा ना सोचे कि इंडियन आर्मी जब पाकिस्तान से लड़ती है तो ये वही बात है कि सीआरपीएफ नक्सलवादियों के साथ छत्तीसगढ़ में लड़ रही है। चलो मैं बीएसएफ का भी एग्जांपल दे देता हूं राजेश। देखो बीएसएफ जो है पैरामिलिट्री फोर्स है, आजकल इनको इज्जत के साथ हम सीएपीएफ बोलते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। लेकिन असल बात यह कि बीएसएफ जो है सिर्फ बॉर्डर पर, आईबी पर पेट्रोलिंग के लिए है। जी वो वहां गश्त लगाते हैं वायर फेंसिंग के इस तरफ, किस ठीक लिए? है। ड्रग्स पकड़ने के लिए, हथियार पकड़ने के लिए, स्मगलिंग पकड़ने के लिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए। बीएसएफ जो है कॉम्बैट आर्म नहीं है। कल युद्ध भी हो जाएगा तो आप बीएसएफ की यूनिट को डिफेंस में नहीं लगा सकते, उनको रियर में डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं है उस तरह की, उनके पास ओके उस तरह के। बीएसएफ को आप ऑफेंसिव रोल में नहीं लगा सकते। बिल्कुल सर। कल अगर इंडियन आर्मी का कल जरूरत पड़े कि दुश्मन के ऊपर हमला करना है, तो हम बीएसएफ के बटालियन को, ये चार्टर ऑफ ड्यूटीज में है, हम बीएसएफ के बटालियन को नहीं बोल सकते कि टोली आगे देख, पहाड़ के ऊपर दुश्मन, दुश्मन पर हमला, धावा। नहीं, क्योंकि बीएसएफ के जो कांस्टेबल्स होते हैं, सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनके जो असिस्टेंट कमांडर, उनको हमला करना नहीं सिखाया जाता। उनके पास उस बिल्कुल तरह के हथियार भी नहीं होते, ट्रेनिंग नहीं होती है। जी राजेश। ये क्योंकि ये पॉइंट है, क्योंकि एक सोल्जर बनने में कम से कम 7 से 8 साल का वक्त लग जाता है। मैं एक आखिरी पॉइंट जो आपसे समझना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकिन थोड़ा सा हटकर है। आज हम भारत में देख रहे हैं सर, तमाम प्राइवेट कंपनीज जिसमें अडानी है, अंबानी है, टाटाज हैं, और दूसरी कंपनीज जो हैं वो वेपन्स बना रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ही ये काम किया करती थी। मेरा जो तर्क है वो ये है कि क्या आने वाले वक्त में अगर आज प्राइवेट कंपनीज अम्युनिशन हथियार बना रही हैं, तो क्या आने वाले वक्त में ये प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट आर्मी को भी हायर करेंगी? जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं चाइना में चलन है, रूस में एक चलन है, अमेरिका में भी प्राइवेट आर्मीज हैं, और तमाम एक्स सर्विसमैन जो है उनके वहां पर खप जाते हैं। तो यहाँ तो पके पकाए नौजवान आपको मिलेंगे सब। राजेश, अगर एक अग्निवीर को 4 साल के बाद, फौज छोड़ने के बाद प्राइवेट आर्मी ज्वाइन करने पड़े, तो ये बहुत ही दुख का विषय होगा। क्योंकि अग्निवीर जब प्राइवेट आर्मी ज्वाइन करेगा, जाहिर बात है उसका उपयोग भी शायद हर बार सही काम के लिए नहीं होगा। मुझे बहुत बड़ी आशंका है कि अग्निवीर जो फौज छोड़ देंगे, जिनको निकाल दिया जाएगा 100 में से 75 को, ये जब प्राइवेट आर्मी ज्वाइन करेंगे तो इनको दुनिया भर में इधर उधर भेजा जाएगा। हम देख रहे हैं, ऑलरेडी एग्जांपल है, इंडियन सिटीजन जो है उनको सीरिया भेजा गया आईसिस के लड़ाके बनकर युद्ध करने के लिए। अभी यूक्रेन रूस के युद्ध में देखा, भारत के सिटीजन जो हैं वो उभय पक्ष से, इंडियन सिटीजन रशियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन क्या कर रहे हैं, उनको वहां भ्रमित किया जा रहा है, हाथ में एक हथगोला जाके देके बोलते हैं कि जाओ, जाके यूक्रेन की आर्मी से भिड़ जाओ।
दुनिया भर में बहुत प्राइवेट आर्मीज है। अग्निवीर की बहुत दुर्दशा होने वाली है अगर वो प्राइवेट आर्मी ज्वाइन करते हैं। लालच क्या होगा? बस 50,000 तनख्वाह दे देंगे। लालच क्या होगा? भाई तेरे को जो तनख्वाह देंगे वो डॉलर में देंगे, पाउंड में देंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल शर्त लगा के मैं कह रहा हूं, चाहे उसका इस्तेमाल अफ्रीका में हो या ईस्टर्न यूरोप में हो या साउथ अमेरिका में हो, लैटिन देशों में बहुत बड़ी तस्करी होती है, वहां पर हो। प्राइवेट आर्मीज जो है ब्राजील के जंगलों में, अर्जेंटीना के जंगलों में काम करते हैं, गैंग्स होते हैं, उनके गुर्गे होते हैं। बहुत दुख की बात होगी और मैं देख रहा हूं कि शायद ये हो जाए। जी सर, हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन का बिजनेस भी है अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, तो मुझे लगता है कि उसकी सुरक्षा की भी शायद जिम्मेदारी इन्हीं लोगों को आने वाले वक्त में निभानी पड़ेगी। लेकिन सवाल मेरा यह था कि जब प्राइवेट कंपनियां वेपन्स बना सकती हैं तो आने वाले वक्त में प्राइवेट कंपनियां हो सकता है इनकी हायरिंग भी करें, लेकिन इंतजार हमें करना होगा। लेकिन शुक्रिया, आप आए देवनाथ सर, मेरे साथ तमाम मुद्दों पर आपने बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर।